हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपका 13 मई से 3 जून तक जो पेपर आया था उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या था, 2024 से अगर तुलना करें तो कैसा पेपर था। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, डोमेन बायोलॉजी का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे ओवरऑल पेपर एनालिसिस क्या रहा। ठीक है, कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा। ठीक है, उसके बाद यूनिट वाइज वेटेज देखेंगे कि यूनिट वाइज कैसा वेटेज रहा है, कौन सी यूनिट कब कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा पूछी गई है, कौन सी यूनिट कौन से शिफ्ट में कम पूछी गई है, वो हम देखेंगे। कंपैरिजन करेंगे हम 2024 और 25 के पेपर का कि 2024 में और 25 में क्या कंपैरिजन रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यूज कि पीवाईक्यूज से जो क्वेश्चंस आए हैं, जो हमने पीवाईक्यूज किए हैं, क्या वैसे ही क्वेश्चंस हमें अब की बार भी देखने को मिले हैं या नहीं। ठीक है, कितना सेम क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। की पॉइंट्स इन द ईयर, ठीक है, इन दिस ईयर कि इस ईयर में हम कौन कौन से की पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ताकि जो नए बच्चे देखेंगे, ठीक है, जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी डिफिकल्ट शिफ्ट रही। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर सबसे पहले हम ओवरऑल पेपर एनालिसिस की बात करें तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका। 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 13 से 16 तक। ठीक है, उसके बाद 19 से पेपर स्टार्ट हुए थे, उसके बाद 26 से, और फिर लास्ट में 2 और 3 को पेपर थे। ठीक है, तो ये जो चारों शिफ्ट हुई हैं इनके अंदर पेपर का अगर हम एनालिसिस करें तो इजी टू मॉडरेट पेपर आया है। ठीक है, मैं इन दोनों में इजी टू मॉडरेट पेपर इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि बाद में पेपर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था। ठीक है, अगर शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 की बात करें तो बाद में जाकर के पेपर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले की शिफ्ट में वही क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे थे। तो मैं इन दोनों के अंदर बच्चों को बोलूंगा कि आपका पेपर थोड़ा इजी साइड में आपको लगा होगा, लेकिन जो सबसे पहले पेपर देने गया है, फर्स्ट डे पेपर देने गया, उसको तो कुछ पता नहीं है कहां से पेपर आएगा, तो उसको लग सकता है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का पेपर लग सकता है। लेकिन जितनी भी बच्चों से मेरी बात हुई है, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, सब ने ये बताया कि सर मैं तो कम से कम 48 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं। नहीं, जो रेंज है मैं वो बता रहा हूं, कोई 48, कोई 50, कोई 46, यानी जो रेंज है 48 से 50 क्वेश्चंस की। अगर और हम कम करें तो 45 टू 50 क्वेश्चंस सब लोग अटेम्प्ट करके आए हैं ना, 45 टू 50 क्वेश्चंस। और 45 टू 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हो, तो मैं इतने अटेम्प्ट के बाद पेपर को मैं इजी लेवल पे ही बोलूंगा कि पेपर का लेवल था जो इजी था। ठीक है, तो फिर जो मॉडरेट किसके लिए, जो सबसे पहले पेपर दिए हैं उनके लिए मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो शिफ्ट्स आई हैं उनके लिए जो पेपर का लेवल है वो इजी ही रह गया है, आसानी रह गया था। ठीक है, तो अब इजी पेपर आया तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो आपको कम से कम, ठीक है, आपको कम से कम आपके 200 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर के साथ, अच्छी रैंक के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 200 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि पेपर का लेवल इजी रहा था। ठीक है, अगर आगे हम देखें यूनिट वाइज वेटेज की हम बात करें ना, अलग अलग शिफ्ट में कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। पहले की जो सबसे पहले जो शिफ्ट्स हुई थी उनके अंदर यूनिट वाइज अगर हम देखें तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन से, और रिप्रोडक्शन में भी मैंने देखा है, रिप्रोडक्शन में भी जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस थे, रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे वो स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक थे। ठीक है, एम्ब्रियो सेक्स से थे, अगर प्लांट की बात करें तो एम्ब्रियो सेक्स से थे। ठीक है, तो ये तो हमने डिटेल एनालिसिस पहले भी कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन अगर यूनिट वाइज देखें तो सबसे पहली शिफ्ट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल कुछ नहीं था बच्चों, आपने मेरे को बताया कि सर क्वेश्चंस तो एकदम ईजी आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल तो वही इजी लेवल का था, कोई एक आधा क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लगा होगा जो आपने छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में फिर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, जो पेपर है वो जेनेटिक्स की तरफ और इवोल्यूशन। ये जो इवोल्यूशन वाला जो यूनिट है, ठीक है, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर या यूनिट है, ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ब्रीफ
हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी हम बोलते हैं ना। तो यहां से क्वेश्चंस बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से, रिप्रोडक्शन से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैं बोल रहा हूं ना कि जो बच्चों से पहले शिफ्ट में बात हुई थी, फिर सेकंड शिफ्ट में बात हुई थी, तो हमें पता चल रहा था कि अब पेपर के जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में आते आते जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को पता लगने लगे, टॉपिक्स पता लगने लगे कि भाई रिप्रोडक्शन है तो स्पर्मेटोजेनेसिस से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इकोलॉजी है तो डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो क्वेश्चंस रिपीट होने लगे, ठीक है। और शिफ्ट थर्ड में फिर इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। शिफ्ट फोर में रिप्रोडक्शन से। तो ओवरऑल अगर हम देखें चारों शिफ्ट में तो रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि सबसे बड़ा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों से बात हुई थी उन्होंने बताया था कि सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का उतना वेटेज हमें दिखा नहीं, उसके एक आधा क्वेश्चन या एक बार जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आया था तो उसमें 5 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ आया था, तो वहां पे 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ह्यूमन वेलफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। ह्यूमन वेलफेयर में भी माइक्रोब्स वाला चैप्टर, ठीक है, माइक्रोब्स, इस वाले चैप्टर से पैराग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, ठीक है। इस वाले चैप्टर से पैराग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। दूसरा पैराग्राफ की बात करें तो हम डिजीज से, ठीक है, डिजीज से भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, ठीक है। तो ये ओवरऑल वेटेज था। ज्यादातर जो मैंने बच्चों से बात की, अब ये कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आ गए तो हमने वेटेज का बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन, लेकिन जो पेपर था वो बैलेंस्ड था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी से पैराग्राफ आ गए, किसी टॉपिक से पैराग्राफ आ गया तो उस यूनिट से तो उस चैप्टर से तो 5 क्वेश्चंस आ गए ना डायरेक्ट, ठीक है। और किसी से पैराग्राफ नहीं आया तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कई बार एक आध टॉपिक से, एक आध यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पेपर था वो बैलेंस ही था, ठीक है, कि सारे जो यूनिट्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, वहां से एक आधा क्वेश्चंस रखने की एग्जामिनर ने कोशिश की थी। बहुत अच्छा पेपर बता रहे थे बच्चों कि बैलेंस पेपर था, ठीक है। जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट वाइज वेटेज एनालिसिस की हमने बात की। कंपैरिजन करें अगर 2024 और 2025 में, देखो बच्चों कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। कंपैरिजन करना 2024 और 25 के अंदर कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे कि 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था, ठीक है, और एक ही पेपर हुआ था, सबके पास एक ही पेपर आया था, ठीक है। और लेकिन 2025 के अंदर बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, डिफरेंट शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं, सीबीटी मोड में जो पेपर हुआ है। तो कंपैरिजन करना इसलिए मुश्किल है कि वहां पे एक पेपर हुआ, यहाँ पे बहुत सारे पेपर हुए हैं, ठीक है, लगभग 15-20 पेपर हुए हैं, ठीक है, 15-17 पेपर हुए हैं। तो अब किसी ना किसी शिफ्ट में तो उससे तो थोड़ा पेपर का लेवल लो ही रहा होगा। जनरली मैं जो स्टार्टिंग में पेपर हुए थे उनको मैं मॉडरेट लेवल का मान रहा हूं, तो वहां पे जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा 2024 वाले पेपर से अप रहा था, ठीक है। लेकिन लास्ट में आते आते पेपर का लेवल या तो इक्वल, ठीक है, 2024 का हम इक्वल मान सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे ही मान सकते हैं कि 2024 का पेपर जो था उसके थोड़ा सा लो लेवल का पेपर देखने को मिला ना। तो और इसका जो एग्जैक्ट पता जब चलेगा, जब आपकी रेस्पॉन्स सीट आएगी तो हम देखेंगे पेपर को कि डिफरेंट शिफ्ट्स के पेपर जो एग्जैक्ट पेपर आएंगे तभी हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में कितना हार्ड पेपर आया था। लेकिन आप लोगों से हमने जो फीडबैक मिला है, आप लोगों से जो क्वेश्चंस मिले हैं, उनके बेसिस पे हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है यहाँ पे ना। तो पेपर का जो एनालिसिस है, तो कुछ शिफ्ट के अंदर 2025 में, कुछ शिफ्ट के अंदर 2024 की तुलना में थोड़ा सा हार्ड पेपर या टफ पेपर हम बोल सकते हैं, और कुछ शिफ्ट के अंदर हम इजी बोल सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यू, क्या क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीटेड हुए थे, रिपीट किए थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। इवन मैंने लगभग यूट्यूब पे 500 से 700 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, पूरे सेशंस के अंदर 500 से 700 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। तो उनमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी थे, और बच्चे बोल रहे थे कि सर जो क्वेश्चंस आपने सीरीज चलाई थी 300 क्वेश्चंस की, वहीं से उठ करके आए। और मैंने ज्यादातर वो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के लिए थे। मेरे को पता था कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस उठ के आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
CUET तो आपके जीवन का सबसे छोटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बच्चों, ठीक है। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लीजिए, सबके अंदर PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो PYQs से क्वेश्चंस आते ही हैं लगभग। अगर आप सारे PYQs कर लेंगे, अब मैं बोल रहा हूं न्यू एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर न्यू एस्पिरेंट्स सारे क्वेश्चंस कर लें 2022, 23, 24, 25, अगर सारे PYQs भी कर लें, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो मैं आपको ये 100% श्योर के साथ बोल रहा हूं कि बायो के अंदर 230 प्लस मार्क्स तो इजी ले आएंगे आप, इजीली 230 प्लस मार्क्स ले आएंगे। अगर, क्योंकि इतने सारे सेट्स हो गए, अगर आप उन्हीं डिफरेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो PYQ से हाँ लगभग 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं, 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये कहां से थे? डायरेक्ट PYQ से थे, ठीक है। तो PYQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। CUET के लिए तो है ही है, बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप आगे देंगे तो उन सब के लिए PYQs का एनालिसिस करना, PYQs को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें की पॉइंट्स इन दिस ईयर, कि इस साल के अंदर जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं ताकि जो नए बच्चे जुड़े, ठीक है, जो नए बच्चे देख रहे हैं तो वो यहां से क्या सीख सकते हैं कि हम कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं 2026 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मल्टीपल रिवीजन ऑफ नोट्स एंड NCERT, ठीक है। अब दो ही चीज आपको पढ़नी है बायोलॉजी के अंदर, बाकी मेरे और डोमेन का नहीं बता रहा हूं कुछ भी, वो सब जो भी टीचर्स आपके सामने आएंगे अपने अपने डोमेन को लेकर वो अपना बता देंगे। बायोलॉजी के अंदर आप नोट्स को बार बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए। दूसरा NCERT, क्योंकि पेपर जो आया है वो NCERT बेस्ड, एक भी क्वेश्चन, इवन सिंगल क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं था, ठीक है। तो पेपर NCERT बेस्ड रहता है और आपको अगर NCERT से थोड़ा सा भी बाहर आएगा तो हम उसको नोट्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो नोट्स और NCERT को आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो आपका पेपर, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सेकंड, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ PYQs, पिछली स्लाइड में ही मैंने बताया PYQs से लगभग 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं। तो PYQs की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप किसी चैप्टर को पढ़ लिए और आपने PYQs की प्रैक्टिस नहीं की तो आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चों कि आपने कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चंस करने हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी के लिए पुराने पेपर से अपने आप को आंकने के लिए आपको PYQs करने ही पड़ेंगे, तो PYQs पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कमांड्स ऑन NCERT पे अपनी कमांड पकड़नी पड़ेगी। हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट जो NCERT का है वो आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। NCERT बहुत ही कॉम्पैक्ट है लेकिन बहुत ज्यादा है, उसके अंदर नॉलेज है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना सागर में गागर, वो वाली बात है ना। तो जो NCERT है उसको पढ़ने के लिए आप नोट्स पढ़िए पहले, ठीक है, फिर NCERT को समझिए। और NCERT की कम से कम आपको 4 से 5 रीडिंग्स लगानी है, तब जाकर के आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं, जनरली बायोलॉजी के अंदर याद करने वाली चीजें बहुत होती है लेकिन बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल भी होती हैं, उनको समझना जरूरी है, ठीक है। अगर उनको आप समझ लोगे, जैसे डिकम्पोजिशन की 5 स्टेप्स हैं, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो उनको, उन स्टेप्स को आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो उन 5 स्टेप्स को आपको अच्छे से समझ, एक बार कॉन्सेप्चुअल आप समझ लोगे कि हाँ इसके बाद ये प्रोसेस होती है, इसके बाद ये प्रोसेस होती है, क्यों होती है, तो आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें उनको डीप तक आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैंने सर 46 किया, अब 4 क्वेश्चन क्यों छूट गए, हो सकता है कुछ 4 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए हो तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जो 3-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्चुअली हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप उन क्वेश्चन को भी कर लेंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट की, ये आपके सामने हंसी का मैंने इमोजी लगाया है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसके अंदर कोई भी बच्चे ने मेरे से, इवन सिंगल बच्चे ने मेरे से आकर बोला कि सर आज तो पसीने छूट गए मेरे, ठीक है, आज तो पेपर को देख करके पसीने छूट गए। सभी बच्चे मुस्कुराते हुए बात किए, ठीक है।
जितने भी बच्चों से बात हो रही थी सभी बच्चों ने बताया था कि जो पेपर का लेवल था वो इजी था, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है कि सर हमने तो 48 किए, कोई बोल रहा है सर हमने तो 50 किए, तो बहुत बहुत अच्छा पेपर सब लोगों को गया। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ इजी और डिफिकल्ट ये बहुत रिलेटिव टर्म है। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा उसके लिए वो इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो बच्चा पढ़ के जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाएगा, मल्टीपल रिवाइज करेगा, बार बार पीवाईक्यूज करेगा, तो उसके लिए जो टफ है वो इजी बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक पेपर का लेवल होता है, उससे पता चल जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे हैं जिनका रेस्पॉन्स आया है उन्होंने बताया कि हर एक शिफ्ट के अंदर हमारी लगभग बात हुई है, सबने बताया कि सर पेपर का लेवल इजी था। तो आपको मुस्कुराने की जरूरत है बायोलॉजी में, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। बायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको तो बायोलॉजी को प्यार करना चाहिए एकदम। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स यहां से मिलेंगे। ठीक है, और आप इवन मैं तो क्लास में भी बोलता था बच्चों आप 250 में से 250 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो करते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पे भी बच्चे पूरे में से पूरे नंबर्स लेके आते हैं, लेकिन वहां पे शायद कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। लेकिन बायोलॉजी के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये एनटीए का अभी तक यही रहा है। 2022 से लेकर के 24-25 तक की मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे डिफिकल्ट मैं मानता हूं इनको ना। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए टॉपिक का, तभी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स को भी मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी इजी क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 पैराग्राफ आते हैं, उनसे 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। असेसर रीजन ये थोड़े थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कम ही आते हैं, या एक पेपर में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं जनरली पेपर के अंदर, और कम ही आते हैं ये। तो ज्यादातर जो पेपर है वो इन तीनों पे मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड। ठीक है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये होते हैं, ये इस टाइप का आपका पेपर होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स आपके पास टाइम होता है। ठीक है, इजीली आप उनको कर सकते हैं। बेस्ट विशेष आपको है, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको बेस्ट विशेष, आप आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे। ठीक है, और आप सबने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारा जो पूरा 2025 वाला जो सेशन था आपने हमें सुना। ठीक है, आपको हमने हमारी तरफ से बेस्ट दिया। ठीक है, अब जैसा भी पेपर हो गया अब भूल जाइए, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करिए। ठीक है, फैमिली के साथ रहिए, बाहर जाने तो बाहर घूम के आइए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए ताकि जब भी काउंसलिंग की डेट आए आप अपने काउंसलिंग इजीली करवा सकें ना। फिर मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा बच्चों, आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बने हैं, आप यूनिवर्स के लिए बने हैं ना। अपना गोल बहुत वाइड रखिए। ठीक है, बहुत ब्रॉड रखिए, किसी यूनिवर्सिटी तक सीमित मत करिए। आप यूनिवर्स के लिए बने हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी आपके जीवन का सबसे छोटा एग्जाम है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्स बहुत आपको क्लियर करने हैं। आपने अपना बेस्ट दिया, अब आप टेंशन फ्री रहिए। अब गॉड पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा बढ़िया ही होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।